बच्चे आप सभी आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ, शानदार, जानदार, धमाकेदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 जेसीईआरटी इतिहास पाठ्य पुस्तक में पाठ 1 मध्यकाल में भारत इस पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं इसे पढ़ना। प्यारे बच्चों, आप लोग यदि भारत इस क्लासेस पर पहली बार आए हो तो बच्चा आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हुए इसे हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे है बच्चा, इतिहास हजारों साल पहले के मानव के विकास की यात्रा की कहानी है। इतिहास पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि किस प्रकार मानव ने विकास किया। ठीक है, आप यह भाली भांति जानते हो बच्चों कि पहले आदम मानव थे जो, ठीक है, जो जंगलों में रहते थे, कंदमूल खाते थे, अपने शरीर को ढकने के लिए जानवरों के छाल का या फिर पत्तों का प्रयोग करते थे। किस प्रकार उन्होंने जंतुओं को पालतू बनाना सीखा, औजार निर्माण करना सीखा, वस्त्र पहनना सीखा। तो किस प्रकार मानव ने विकास किया, उन सभी के विकास की कहानी ही क्या है बच्चा? इतिहास है। समय सीमा को समझने के लिए इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्राचीन काल यानी सबसे पहले का इतिहास, मध्यकाल यानी बीच का इतिहास, और आधुनिक काल, ठीक है, उसके बाद का इतिहास। तो इसी के काल में इसे प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल कहते हैं। हमने पिछली कक्षा में भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा। आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। इस कक्षा में हम मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास का मध्यकाल लगभग 1000 वर्ष का है। बच्चों, इतिहास को आप एक बोरिंग से कभी मत मानिए, इसे आप इंटरेस्ट लेके पढ़िए कि किस तरह से मुगल आए, ठीक है, किस प्रकार उन्होंने हमें गुलाम बनाया या फिर किस तरह से सारी चीज़ें हुई। आप पढ़िएगा तो देखिएगा कि किस प्रकार से ये सारी घटनाएं हो रही, कहाँ हमारी गलती थी, यदि हम उस गलती को ना करते तो शायद ये चीज़ें ना होती। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें इतिहास को पढ़ना है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास का मध्यकाल कितने वर्षों का है? लगभग 1000 वर्षों का। आप 1000 वर्ष में भारत में कई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इन परिवर्तनों की पड़ताल इतिहास के विकास समान धारा को समझने के लिए जरूरी है। किसी भी क्षेत्र के इतिहास की जानकारी के लिए वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को जानना आवश्यक है। भौगोलिक परिस्थितियाँ का अर्थ है बच्चों कि वहाँ की ज़मीन कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, मौसम किस प्रकार परिवर्तन होता है, मिट्टी किस प्रकार है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को जानना जरूरी है। भौगोलिक जानकारी के लिए मानचित्र एक सशक्त माध्यम है। प्राचीन भारत में मानचित्रकारी का ज्ञान अविकसित था। अविकसित यानी पूरी तरह से विकसित नहीं था। व्यापार एवं साम्राज्य के विस्तार ने मानचित्र की आवश्यकता को जन्म दिया। मानचित्र के विकास का श्रेय अरब एवं यूरोप के भूगोलवेताओं को जाता है। मानचित्र के माध्यम से वहाँ के व्यापार की महत्ता के प्रति भारतीयों में रुचि जगाई। मानचित्र से किस प्रकार संभव हो पाता है बच्चा? मान लीजिए आपको यहाँ से लेकर के एक जगह जाना है, तो मानचित्र में आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो कि हम किस प्रकार जा सकते हैं, कौन कौन से सड़क आएंगे, क्या दिक्कत आएगी, क्या हम वहाँ पे समझ पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आप मानचित्र के द्वारा ही देख पाओगे। तो इसी प्रकार पहले व्यापारी जब एक स्थान से दूसरे स्थान आते थे तो मानचित्र उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता था। मानचित्र 1, अगले पृष्ठ को देखिए। यह मानचित्र अरब के भूगोलवेता अल इदरीसी द्वारा 1154 ईस्वी में बनाए गए विश्व मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। देखिए इस पृष्ठ में ये जो मानचित्र है वो किसमें दर्शाता है? दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है। ये देख सकते हो आप, इसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया जा रहा है। इस मानचित्र में आपको दक्षिण भारत का इलाका वर्तमान उत्तर भारत के क्षेत्र में दिखाया गया है। श्रीलंका के द्वीप भी इसी मानचित्र के ऊपरी हिस्से में अंकित है। अब मानचित्र 2 का अवलोकन कीजिए। यह मानचित्र फ्रांस के मानचित्रकार गियोलोम द लिस्ले द्वारा बनाया 1720 ईस्वी में बनाए गए विश्व के नक्शे से लिया गया है। इसमें भी भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है, लेकिन दोनों मानचित्रों में काफ़ी अंतर है। देखिए यहाँ पे जो मानचित्र है बच्चों,
ये अल इदरीसी द्वारा बनाया गया है। और इसके अगले पृष्ठ में ये जो मानचित्र है वो फ्रांस के वैज्ञानिक जो हैं उनका नाम है गियोलोम द लिस्ले। इसमें देखिए साफ रूप से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि ये हमारा दक्षिण भारत का इलाका आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो है वो श्रीलंका है, इसके बाद यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, आप आराम से इसमें देख सकते हो। लेकिन इस मानचित्र में जो कि अल इदरीसी द्वारा बनाया गया है स्पष्ट रूप से आप नहीं देख पा रहे हो। क्या इसमें संभव हो पा रहा है? स्पष्ट रूप से हम इसमें नहीं देख पा रहे हैं। तो इसका कारण यह है कि दोनों चित्रों को बनाए जाने की कला विधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। चित्र 2 भारतीय उपमहाद्वीप के वर्तमान चित्र से काफी मिलता जुलता है। बिल्कुल। अब यहाँ पे है मानचित्रकार क्या होता है। तो मानचित्र या नक्शा बनाने वाला व्यक्ति मानचित्रकार कहलाता है। इस कला को मानचित्रांकन या मानचित्रकारी यानी कार्टोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, स्पेन में जन्मे अल इदरीसी एक महान भूगोलवेता व लेखक थे। उन्होंने न सिर्फ ऐतिहासिक व कीमती जानकारी दी बल्कि पृथ्वी के कई हिस्से के नक्शे दिए। दुनिया भर के भूगोलवेताओं ने लगभग 300 साल तक बिना बदलाव किए उसका इस्तेमाल किया। क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा भी उनके नक्शे से प्रभावित थे। ठीक है, जब कोई इतिहासकार प्राचीन दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करता है तो उसके लिए उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा सूचनाओं के संदर्भ का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। कारण है कि समय के साथ इसमें काफ़ी बदलाव हो चुका होता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में कलिंग नाम का कोई स्थान नहीं है, लेकिन कभी यह वर्तमान ओडिशा का अंग हुआ करता था। सूचनाओं और संदर्भों के बदलाव के प्रक्रम में भाषा और अर्थ में भी बदलाव आता है। जैसे मध्यकाल की फारसी तथा आधुनिक फारसी भाषा में काफ़ी भिन्नताएं हैं। यह भिन्नताएं सिर्फ व्याकरण एवं शब्द भंडार में ही नहीं हैं, बल्कि शब्द के साथ शब्दों के अर्थों में भी दिखाई देती है। जैसे आज हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए करते हैं। 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने इस शब्द का प्रयोग केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के स्थित क्षेत्रों के लिए किया था। उन्होंने क्या कहा था कि जो भी इलाका पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के स्थित क्षेत्र उतना ही के लिए। लेकिन अभी हम हिंदुस्तान बोलते हैं तो दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व सभी तरह से यहाँ पे सम्मिलित हो जाता है। ये सभी क्षेत्र दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे। कालांतर में सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत में भी हुआ, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। 16वीं सदी में इस शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी तथा यहाँ के लोगों के रहन सहन के वर्णन करने के लिए किया। इससे पहले 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो ने भारत के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन उस काल में हिंदुस्तान शब्द से वर्तमान राजनीतिक एवं राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे है बच्चों की मध्यकाल में भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन, कि किस प्रकार मध्यकाल में भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। शासकों के आ जाने से, नए शासकों के बागडोर आने से किस प्रकार के परिवर्तन भारत में हुए थे। तो 1000 वर्षों के अंतराल में भारत में अनेक परिवर्तन बड़े पैमाने पर हुए। यह परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धर्म के क्षेत्र में हुए। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के में कई क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। बड़े क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त करने के लिए इन राजाओं में अक्सर लड़ाइयाँ होती रही। अलग अलग भाषाओं एवं संस्कृतियों के चलते ये बाहरी खतरों से निपटने में एकजुट नहीं हो सके। परिणामतः भारत में कई बाहरी आक्रमण हुए तथा इन आक्रमणों की सफलता के बाद नए नए साम्राज्यों की स्थापना हुई। मुगल वंश के पतन के काल में क्षेत्रीय राज फिर से उभरने लगे थे। 13वीं सदी में तुर्कों एवं अफगानों तथा 16वीं सदी में भारत में मुगल राज की स्थापना हुई। इस लंबे समय अंतराल में हिंदुओं एवं मुस्लिमों के आपसी संपर्क के कारण इस महाद्वीप में एक ऐसी संस्कृति का जन्म हुआ जिस परंपराओं का समावेश था। इस संस्कृति की छाप स्पष्ट रूप से मध्यकाल की भाषा, साहित्य,
चित्रकला, वास्तुकला तथा मूर्तिकला में दिखती है। ठीक है, आप जानते हो कि मध्यकाल में अधिकतर मुगल आए तो उसमें हिंदू मुस्लिम का क्या हुआ, यहाँ पे एक ऐसी संस्कृति का जन्म हुआ जिन्होंने अपनी अपनी कलाओं के अनुसार चीजें बनाई, जिसमें दोनों का ही स्पष्ट छाप था, चाहे वो भाषा हो, साहित्य हो, चित्रकला हो, वास्तुकला हो या मूर्तिकला, दोनों का उसमें छाप देखने को मिलता है। प्रौद्योगिकी में बदलाव, प्रौद्योगिकी आते बच्चों टेक्नोलॉजी, इसमें किस प्रकार का, तो इस काल में अलग अलग समय पर कुछ नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलता है। अब सिंचाई रहट से होने लगी, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। कटाई में चरखे का इस्तेमाल होने लगा। इसी काल में के युद्ध के दौरान तोप एवं बारूद वाले अन्य हथियारों का प्रयोग होने लगा। इसी कला विधि में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी जैसे फसलें यहाँ विदेशों से के द्वारा लाई गई। देखिए बच्चा, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी ये भारत की फसलें नहीं थी, ये विदेशों के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, आप अभी जानते हो कि ये जो फसलें हैं वो भारत में अधिक पैमाने पर प्रयोग की जा रही है, लेकिन ये विदेशियों के द्वारा लाई गई थी। और इसके अलावा जो युद्ध में तोप का प्रयोग हो, गोला बारूद का उपयोग हो, वो इसी काल में हुआ जो कि बाबर ने किया था। नए सामाजिक एवं राजनीतिक समूह, मध्यकाल में लोगों की गतिशीलता में भी वृद्धि होने लगी। रोजगार के अवसर एवं काम धंधों की तलाश में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना बढ़ गया। यहाँ की खनिज संपदा एवं व्यवसाय की संभावनाओं ने विदेशियों को आकर्षित किया। इस काल में नए नए सामाजिक समूहों का उदय हुआ, जिसमें से राजपूत एक महत्वपूर्ण समुदाय के रूप में उभरा। राजपूत शब्द राजपुत्र से निकला है, जिसका अर्थ है राजा का पुत्र। इस काल में इस शब्द का प्रयोग आमतौर पर योद्धाओं, राजा एवं सामंत वर्गों के लिए होता था, जो अपने को क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। योद्धा वर्ग अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। आप ये देख सकते हो, जो चित्र है वो हट है, इसी को घुमा करके पानी सिंचाई किया जाता था। मध्यकाल के दौरान जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि में वृद्धि की जा रही थी। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक तेजी से हुआ। परिणाम स्वरूप जंगलों में रहने वाले आदिवासी को विवश होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कई किसान हुए, कुछ किसान के पास कम जमीन थी तो किसी के पास काफी जमीनें थी। छोटे किसान कर चुकाने के अतिरिक्त स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करने के लिए मजबूर थे। समाज में आर्थिक एवं सामाजिक असमानता बढ़ रही थी। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों तथा उपजातियों में बांटे जाने लगे। सामाजिक एवं आर्थिक हैसियत में उन्हें समाज में ऊंचा एवं नीचा दर्जा मिलने लगा। विभिन्न क्षेत्रों में किसी जाति विशेष के दर्जे में भी अंतर होता था, अर्थात एक ही जाति का किसी क्षेत्र में प्राप्त दर्जा दूसरे क्षेत्र में अलग हो सकता था। इतना ही नहीं, बल्कि समाज के कुछ पेशेवरों को भी जाति का दर्जा मिल चुका था। राज दरबारों में लिपिक या मुंशी का काम करने वालों को कायस्थ कहा जाने लगा था। बेगार, क्या होता है बेगार बच्चों? तो जब किसी मजदूर को काम करने के बाद पारिश्रमिक में कुछ नहीं मिलता तो उस काम को बेगार कहा जाता है। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो मजदूर होते थे वो हो सकता था कि बड़े जो सामंत हैं उनसे कर्ज लिए हो और उसके कर्ज को ना चुका पा रहे हो तो उसे क्या करते थे? बेगार, यानी तुम यह काम कर दो, मैं तुम्हें रुपए या कुछ भी पारिश्रमिक नहीं दूंगा। ठीक है, इस तरह से होता था। पुराने एवं नए धर्म, मध्यकाल में धार्मिक परंपराओं में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। दैवीय शक्तियां में लोगों की आस्था प्रायः सामूहिक होती थी, लेकिन कभी कभी यह बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर भी होती थी। सामूहिक आस्था का संबंध स्थानीय समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक संगठन से था। समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव के साथ साथ इनकी सामूहिक आस्था में भी परिवर्तन आता गया। सनातन धर्म, जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, वह भारत का अति प्राचीन धर्म है। इस शाश्वत धर्म की 3 धाराएं हैं, शैव, शाक्त एवं वैष्णव। कौन कौन सी है बच्चा? शैव, शाक्त एवं वैष्णव। इस 3 धाराओं के अभ्युदय मूल रूप से भक्ति की अवधारणाओं के कारण हुआ है।
इन तीन धाराओं में मूल भाव में कोई विशेष भिन्नता नहीं है, अर्थात इनके मूल में सनातन धर्म ही विराजमान है। इसके तहत ईश्वर की मान्यता ऐसे इष्ट देवी देवता के रूप में की गई है जहां भक्तों को पहुंचने के लिए किसी विशेष कर्मकांड की आवश्यकता नहीं।